इसी तरह से हमारे साथ जो गोल सेटिंग थ्योरी है, गोल सेटिंग थ्योरी रिफर्स टू द इफेक्ट्स ऑफ setting goals on subsequent performance, ठीक है। Researcher Edward Locke found that individual who set specific difficult goal perform better than those who set general easy goals, ठीक है। इसी तरह से गोल सेटिंग थ्योरी में जो रिसर्चर एडवेंट लॉक थे, इन्होंने ये बात की थी कि वो लोग जो कि डिफ़िकल्ट टास्क को या डिफ़िकल्ट गोल को क्या करते हैं, सेट करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे उनकी जो एबिलिटीज़ है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। इसी तरह से इसके साथ साथ जो परफॉर्मेंस है उसमें एबिलिटी आती है, ठीक है। इसके साथ साथ उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, इम्प्रूव होती है बनिस्बत उन लोगों के जो कि आसान टास्क को चूज़ करते हैं और डिफ़िकल्टी को फेस नहीं करते। तो इन लोगों के बनिस्बत वो लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं जो कि हार्ड टास्क को क्या करते हैं, हार्ड गोल्स को अपने लिए सेट करते हैं। लोग प्रपोज 5 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गोल सेटिंग। इसी तरह से जो एडविन लॉक हैं, इन्होंने जो है गोल्स को सेट करने के लिए बुनियादी 5 प्रिंसिपल जो है वो उसूल बताए हैं, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ क्लैरिटी, दूसरे नंबर पर चैलेंज, तीसरे नंबर पर कमिटमेंट, चौथे नंबर पर फीडबैक एंड पांचवें नंबर पर हमारे साथ टास्क कम्प्लेक्सिटी है। सो पहले नंबर पर हमारे साथ क्लैरिटी है। अ क्लियर मेजरेबल गोल इज मोर अचीवेबल देन one that is poorly defined. In other words, be specific. The most effective goal have a specific timeline for completion, ठीक है। पहला जो प्रिंसिपल है गोल को सेट करने के लिए वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी से मुराद ये है कि आपने अपने लिए जो गोल सेट किया हुआ है, आपने अपने लिए जो प्लानिंग की है, तो वो ऐसी प्लानिंग हो, वो ऐसा गोल हो जो कि अचीवेबल हो, जो कि मुमकिन हो, जिसको पूरा करना आसान हो, जिसको पूरा करना जो है वो मतलब नामुमकिन ना हो और मुमकिन हो, ठीक है। और इसी तरह से आप जो है एक ख़ास टाइम उसके लिए आपने मुकर्रर किया हो। तो ये हमारे साथ पहला उसूल है गोल को सेट करने का। इसी तरह से जो दूसरा उसूल है वो है चैलेंज। द गोल मस्ट हैव अ डिसेंट लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इन ऑर्डर टू मोटिवेट यू टू स्ट्राइव टूवर्ड द गोल। इसी तरह से जब आप किसी गोल, कोई मकसद जो है उसको आप अपने लिए क्या करते हैं, बनाते हैं, तो उस मकसद को हासिल करने के लिए फिर आप जद्दोजहद करते हैं, ठीक है, आप मेहनत करते हैं। और इसी तरह से आपको जो है फिर थोड़ी बहुत जो है डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ता है, ठीक है, जो कि आपको गोल्स की तरफ मज़ीद क्या करती है, मज़ीद आपको जो है नज़दीक करती है, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ कमिटमेंट है। पुट पर्पसफुल एफर्ट इनटू मीटिंग दिस गोल, शेयर योर गोल विद समवन एल्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर अकाउंटेबिलिटी टू मीट दैट गोल। कमिटमेंट से मुराद ये है कि आपने जो गोल सेट किया हुआ है, अपने लिए जो एक मकसद आपने बनाया है, जैसे कि हमारे आप स्टूडेंट्स का ये मकसद है कि इंशाल्लाह आपने जो है 4/4 GPA लेनी है, ठीक है, 3 से ऊपर GPA जो है आपने लानी है। तो ज़ाहिरी बात है इस गोल को, इस मकसद को हासिल करने के लिए जो है आपने अपने बात पर जो है डटे रहना है, ठीक है, अपने बात से जो है आपने पीछे नहीं हटना। और इसके लिए जो है आपने क्या करना होगा, अपने एक ऐसे फ्रेंड के साथ अपने इस बात को शेयर करनी है कि वो फिर आपको जो है वक्तन फ़वक्तन याद दिलाता रहे और वक्तन फ़वक्तन जो है वो आपको बताता रहे कि हाँ भाई, तुमने कहा है कि तुमने 3 से ऊपर GPA लानी है, 4 GPA लानी है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो है काम करें, मेहनत करें, दिल लगाकर जो है मेहनत करें, तो तभी जो है आप अपने गोल को आसानी से हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा फीडबैक, सेट अप अ मेथड टू रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन योर प्रोग्रेस टूवर्ड अ गोल। इसी तरह से आप एक ऐसे मेथड को जो है अपने लिए सेट अप करें, ठीक है, एक ऐसा मेथड अपने लिए जो है चूज़ करें जिसके ज़रिए आपको अपने गोल की तरफ जो आप कोशिश कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसके हवाले से आपको जो है फीडबैक मिलती रहे, ताकि आपको पता हो कि हाँ, मेरी जो मेहनत है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं, उसमें बेहतरी आ रही है या नहीं, आया मैं अपने गोल की तरफ करीब जा रहा हूँ या नहीं। इसी तरह से हमारे साथ जो लास्ट कंपोनेंट है, प्रिंसिपल है, वो है टास्क
complexity. If a goal is special complex, make sure you give yourself enough time to overcome the learning curve involved in complexity the completing the task. इसके अलावा अगर आपका जो गोल है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को उलझनों में जो है ना डालें। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आप अपने आप को टाइम दें, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट टाइम लिया करें, जिसकी वजह से आप रिफ़्रेश होंगे और इसी तरह से आप फिर अपने गोल को आसानी से कंप्लीट कर सकेंगे और आप फिर बोरियत का शिकार नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर हमारे साथ रेनफोर्समेंट थ्योरी है, ठीक है। रेनफोर्समेंट थ्योरी क्या है? अ कंसिक्वेंस दैट स्ट्रेंथन अ बिहेवियर, ठीक है। रेनफोर्समेंट किसे कहते हैं? रेनफोर्समेंट वो चीज़ें जो कि आपकी बिहेवियर में क्या लाए, बिहेवियर में स्ट्रेंथन लाए, बिहेवियर में जो है उसमें क़ुव्वत को पैदा करे, उसमें जज्बे को पैदा करे, उसमें जो है आग पैदा करे, ठीक है, जिसकी वजह से फिर आप क्या करते हो, काम करते हो, तो इसको कहते हैं रेनफोर्समेंट, ठीक है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट से मुराद ये है कि गिविंग समथिंग गुड, आप किसी बंदे को जो है रिवार्ड देते हैं, उसको इनाम देते हैं, तो इनाम उनको आप क्यों देते हैं? इस वजह से देते हैं कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो कि आपके मर्ज़ी के मुताबिक था, जिसकी वजह से आपने उनको इनाम दे दिया। तो इनाम देने की वजह से अब वो क्या करेगा, वो अब मोटिवेट हो गया, तो वो दोबारा से ऐसे काम करेगा जिससे आप जो है खुश होते हो और जो काम आप चाहते हो तो वो आपके डिज़ायर्स के मुताबिक जो है वो क्या करेगा, अपने रवैये को इख्तियार करेगा। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। नेगेटिव रेनफोर्समेंट से मुराद ये है कि टेकिंग अवे समथिंग बैड, आप किसी शख्स को जो है बुरे काम से क्या करते हैं, दूर करते हैं, उनसे बचाते हैं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इंक्रीज डिज़ायर बिहेवियर। टेकिंग अवे समथिंग बैड मतलब टेकिंग अवे मतलब आप उनको इंक्रीज डिज़ायर बिहेवियर, आप जो चाहते हैं उसको बढ़ाने के लिए आप उनको क्या करते हैं, कोई ऐसी पनिशमेंट देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो फिर वो काम नहीं करते जो कि आप चाहते हैं कि वो नहीं करे, तो इसको कहते हैं नेगेटिव रेनफोर्समेंट। इसी तरह से पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट से मुराद अप्लाइंग समथिंग बैड, मतलब आप उनको पनिशमेंट करते हैं, आप उनको सज़ा देते हैं, 2-3 थप्पड़ रसीद कर उनके कान के नीचे देते हैं, ठीक है, कि आपने किस तरह से 3 से नीचे GPA लिए है, ठीक है, आपने तो कहा था कि मुझे 3.5 GPA 4 GPA लेनी है, आपकी GPA 3 से कम क्यों आई है? तो इस तरह से कान के नीचे एक दफ़ा 2-3 लगाओगे ना और साथ ही मोटिवेट करोगे तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में उनकी जो GPA होंगी वो फिर आपको 3 से ऊपर ही नज़र आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। या अगर मारते नहीं हैं तो मारने के बजाय उनसे कोई मिसाल के तौर पर मोबाइल उनसे ले ले कि हाँ अब बस मोबाइल आज से ख़त्म हो गए क्योंकि तुमने 3 GPA नहीं ली है, ठीक है, आपने अपने गोल को जो सेट किया था उसको हासिल नहीं किया, इसलिए आज से मोबाइल बंद है, और अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में आपने 3 से ऊपर GPA ले ली तो फिर मैं आपको ये मोबाइल वापस कर दूंगा। तो ये उनके लिए एक पनिशमेंट हो गई। तो इससे उनका जो रवैया है जो कि आप चाहते हैं कि वो ना करे तो उसमें क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है। तो अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 7th सेमेस्टर एंड पोस्ट RN 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 11 जो कि हमारे साथ मोटिवेशन एंड अप्रेजल है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल से, और परफॉर्मेंस अप्रेजल को समझने की कोशिश करेंगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल किसे कहते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल के मकासद क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल की अहमियत क्या है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आ जाते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की तरफ। व्हाट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल?
डियर स्टूडेंट्स, जनरली अगर परफॉर्मेंस अप्रेज़ल के हवाले से मैं आपको बताऊं तो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है, ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोसेस है। परफॉर्मेंस अप्रेज़ल असल में हमारे साथ ये एक ऐसा अमल होता है जिसके ज़रिए हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में मौजूद जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, या किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम में मौजूद जो नर्सेस या जो डॉक्टर्स होते हैं, तो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, उनकी जो कारकर्दगी होती है, तो उनकी कारकर्दगी को एवॉल्वेट करने के लिए, ठीक है, उसको रेट करने के लिए, और इसी तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू आउट ईयर उन्होंने क्या कारकर्दगी दी है, ठीक है, उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है, तो इसकी जब हम इवॉल्वेशन करते हैं, इस पर जब हम नज़रसानी करते हैं, ये जानने के लिए कि आया हमारे जो एम्प्लॉयज़ है इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कारकर्दगी सर अंजाम दी थी, आया इस कारकर्दगी से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा पहुंचा है या नहीं, या इनकी कारकर्दगी से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा है या नहीं। तो इस चीज़ को मालूम करने के लिए हम जो अमल करते हैं, जो रिव्यू करते हैं अपने क्लाइंट्स की या अपने एम्प्लॉयज़ की जो कारकर्दगी होती है, उस पर जब हम नज़रसानी करते हैं, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? इस अमल को हम परफॉर्मेंस अप्रेज़ल कहते हैं। इसी तरह से अगर हम डिफिनीशन को देखें तो डिफिनीशन में कहते हैं कि अ परफॉर्मेंस अप्रेज़ल इज़ अ रेगुलर रिव्यू ऑफ एन एम्प्लॉयज़ जो परफॉर्मेंस and overall contribution to a company. Performance appraisal is also known as annual review, performance review or evaluation or employee appraisal. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि परफॉर्मेंस अप्रेज़ल ये असल में हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है जिसके ज़रिए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनकी जो कारकर्दगी होती है, उनके जॉब के हवाले से जो कारकर्दगी होती है, और इसी तरह से उन्होंने जो है थ्रू आउट जॉब उन्होंने अपनी कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है, जो ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट है, उन्होंने जो है क्या कारकर्दगी इसमें की है या सर अंजाम दिया है, तो इस पर जब हम नज़रसानी करते हैं, इसको जब हम क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं, ठीक है, और इसी तरह से इनकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको हम रेटिंग देते हैं, तो इस अमल को क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेज़ल कहते हैं। इसी तरह से परफॉर्मेंस अप्रेज़ल को आप एनुअल रिव्यू भी कह सकते हैं, इसी तरह से परफॉर्मेंस रिव्यू या इवॉल्यूशन भी कह सकते हैं, और एम्प्लॉय अप्रेज़ल भी कह सकते हैं। A performance appraisal evaluate an employee's skills, achievement and growth or lacking. Performance appraisal is used to give employee big picture feedback on their work and to justify pay increasing as well as termination decision. They can be conducted at any given time but tend to be annual, semi-annual or quarterly. ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेज़ल जो है ये असल में एक ऐसा अमल होता है जिसके ज़रिए हम अपनी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनके पास जो स्किल्स होते हैं, जो फ़न उनके पास होता है, इसी तरह से उन्होंने जितनी भी अचीवमेंट और ग्रोथ हासिल की होती है, या उनमें जितनी भी चीज़ों की कमी होती है, ट्रेनिंग की कमी होती है या स्किल्स की कमी होती है, तो उसकी हम क्या करते हैं? उसकी हम इसी परफॉर्मेंस अप्रेज़ल के ज़रिए इवॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसी तरह से परफॉर्मेंस अप्रेज़ल ये हमारे साथ एक ऐसा टूल है, एक ऐसा आला है जिसके ज़रिए हम अपने क्लाइंट्स की या अपने एम्प्लॉयज़ की जो जॉब के हवाले से उनके जो फीडबैक होती है, तो उसको हम क्या करते हैं? उसको हम हासिल करते हैं, और इसी तरह से इसी परफॉर्मेंस अप्रेज़ल के बेस पर हम क्या करते हैं? डिसीजन करते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं इन्होंने अच्छी कारकर्दगी दी है, इसलिए इनकी जो सैलरी है उसको बढ़ा देनी चाहिए, या इनको जो है मज़ीद प्रमोशन दे देनी चाहिए, या अगर इनकी कारकर्दगी एवरेज हो या हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक ना हो, तो फिर हम क्या करते हैं? टर्मिनेशन का क्या करते हैं? टर्मिनेशन डिसाइड करते हैं कि ये एम्प्लॉय जो है ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं उतर रहे हैं, तो इसलिए इनको टर्मिनेट कर देना
चाहिए। तो ये डिसीजन भी हम किसके बेस पर करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेस पर करते हैं। इसी तरह से परफॉर्मेंस अप्रेजल ज़्यादातर जो है एनुअल बेस किया जाता है, मतलब सालाना कारकर्दगी को देखकर जो है इस अमल को किया जाता है। इसके अलावा जो 6 महीने पर मुश्तमिल जो टाइम पीरियड होता है उसके बेस पर भी किया जाता है, और या जो 4 महीने पर मुश्तमिल टाइम पीरियड होता है तो उसके बेस पर भी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जो कारकर्दगी होती है उसकी जजमेंट की जाती है, उसको असेस किया जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के हवाले से न्यूज़स्टॉर्म ने जो डिफिनीशन की थी वो कुछ इस तरह से की थी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है उसको हम इवॉल्वेट करते हैं, और इसी तरह से इवॉल्वेशन के दौरान जो इंफॉर्मेशन हमें हासिल हुई होती है तो उस इंफॉर्मेशन को फिर हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करते हैं, और इसी तरह से उनको जो है अपने परफॉर्मेंस को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए उनको हम कहते हैं कि अपने लिए जो मेथड्स है या जो वेज़ है उसको क्या करें, उसको फाइंड आउट करें, उसको अपने लिए जो है ऐसे तरीके निकालें जिसके ज़रिए आप अपनी परफॉर्मेंस में मज़ीद बेहतरी ला सके। ठीक है, तो न्यूज़स्टॉर्म ने जो परफॉर्मेंस अप्रेजल की डिफिनीशन की थी वो ये की थी। ठीक है, इसी तरह से पर्पज़ ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल हम किस मकसद के लिए करते हैं, तो ये तो आपको अब बहुत ज़्यादा आसान हुआ होगा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल हम किस मकसद के लिए करते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी सी इसको रिवाइज करेंगे। टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, अपने जो एम्प्लॉयज़ है ठीक है उनके जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो कारकर्दगी है उसको उस पर नज़रसानी करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको जानने के लिए कि आया ये बेहतर तरीके से अपनी जो कारकर्दगी है, अपनी जो जिम्मेदारियां है उसको सर अंजाम दे रहे हैं या नहीं। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। इसी तरह से टू जज द गैप बिटवीन द एक्चुअल एंड द डिज़ायर परफॉर्मेंस, हमारे क्लाइंट किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टैंडर्ड है उसके दरमियान जो फ़र्क होता है उसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल ये एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम अपने क्लाइंट में मौजूद जो स्किल्स है और जो स्किल्स उनमें मौजूद नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं तो इस स्टैंडर्ड के बेस पर हम क्या करते हैं, हम अपने क्लाइंट की जो परफॉर्मेंस है उसको इवॉल्वेट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है वो अब कौन सी पोजीशन पर है, उनकी परफॉर्मेंस की क्या लेवल है। ठीक है, इसी तरह से टू हेल्प द मैनेजमेंट इन एक्सरसाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, परफॉर्मेंस अप्रेजल ज़ाहिरी बात है ये एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम ऑर्गेनाइजेशनल जो कंट्रोल है अपने क्लाइंट्स पर उसको हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल के ज़रिए हम अपने क्लाइंट की जो बिहेवियर है, उनकी जो प्रैक्टिसेस होते हैं, ठीक है, जो परफॉर्मेंस होती है उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। टू डायग्नोज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द फ्यूचर, इसी तरह से परफॉर्मेंस अप्रेजल के ज़रिए हम अपने क्लाइंट में अगर किसी किस्म की कमी वो बेशी है, ठीक है, तो इस कमी वो बेशी को हम क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं और इसको जो है फ्यूचर में इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग करने की फिर क्या करते हैं, तरगीब देते हैं। ठीक है, इसी तरह से फीडबैक ऑफ सबऑर्डिनेट, परफॉर्मेंस अप्रेजल के ज़रिए ही हम अपने जो सबऑर्डिनेट है उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि आपका जो है मेरे परफॉर्मेंस या मेरे कारकर्दगी के हवाले से क्या राय है, आया आप मेरी कारकर्दगी से जो है सेटिस्फाई है या नहीं। ठीक है, इसी तरह से डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वीक परफॉर्मेंस, ठीक है, वीक जो जितने भी जो कारकर्दगी होती है उसमें जो कमी पेशी होती है, ठीक है, तो उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। टू रिड्यूस ग्रीवेंसेस ऑफ द एम्प्लॉय, इसी तरह से एम्प्लॉयज़ के जो ग्रीवेंसेस है उसको कम करने के लिए हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। हेल्प टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर द एम्प्लॉय ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, इसी तरह से परफॉर्मेंस अप्रेजल ये हमारे साथ एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं और जो मैनेजर होता है उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, जो रिलेशनशिप होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं,
को हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से परफॉर्मेंस अप्रेजल की इम्पोर्टेंस के हवाले से अगर हम बात करें तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल ये हमारे साथ एक ऐसा टूल है, एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस के हवाले से फ़ीडबैक हासिल करते हैं। तो परफॉर्मेंस के हवाले से फ़ीडबैक हासिल करने के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। इसके अलावा एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिसीजन, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं, एम्प्लॉय को मज़ीद अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं, तो इस हवाले से डिसीजन जो हम लेते हैं तो उसमें भी परफॉर्मेंस अप्रेजल ये हमें बहुत ज़्यादा क्या करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके साथ साथ किसी एम्प्लॉय को प्रमोट कर देना चाहिए या नहीं, इनको जो है मज़ीद अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, तो इसके हवाले से भी परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस अप्रेजल के ज़रिए अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो बेहतर तरीके से जो है अपनी कारकर्दगी को सर अंजाम नहीं दे रहे हैं, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के ज़रिए फिर हम उनको ट्रांसफ़र करने के लिए डिसीजन लेते हैं। इसी तरह से कंपनसेशन डिसीजन भी हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल के ज़रिए लेते हैं, या जो कैरियर डेवलपमेंट डिसीजन है वो भी हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के ज़रिए ही लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस की अगर हम बात करें कि परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस ये अमल हम किस तरीके से करते हैं या किस तरीके से इसको हम सर अंजाम देते हैं, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस में हमारे साथ मंदरजा झील बातें जो है वो आ जाती है, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ डे टू डे मैनेजर एम्प्लॉय इंटरेक्शन, रोज़मर्रा मतलब डेली बेसिस पर मैनेजर और एम्प्लॉय के दरमियान में इंटरेक्शन का होना, इनका जो है आपस में बातचीत का होना, जिसमें क्या करते हैं, जिसमें मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉयज़ को कोच करते हैं, ठीक है, उनको कोचिंग देते हैं। इसी तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को काउंसलिंग करते हैं, डील्स विद पॉलिसी वॉलेशन एंड डिसिप्लिन, ठीक है। इसी तरह से मैनेजर जो है अपने क्लाइंट्स, अपने एम्प्लॉयज़ को जो है पॉलिसी वायलेशन के बारे में उनको क्या करते हैं, उनको डील करते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉय ने पॉलिसी को वायलेट किया हुआ हो, ठीक है, या किसी डिसिप्लिन को जो है उन्होंने जो है अनफॉलो किया हो, तो ऐसी कंडीशन में मैनेजर क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डीलिंग करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, जानने की वजह जो है वो जानने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से इन्होंने जो है रूल्स रेगुलेशन को वायलेट किया है, ठीक है। तो एक मेथड ये हो गया। इसके अलावा मेकिंग नोट्स अबाउट एन एम्प्लॉय बिहेवियर, एम्प्लॉय की जो बिहेवियर है, उनका जो रवैया है, उसके मुतालिक नोट्स बनाना, ये हमारे साथ दूसरा प्रोसेस है, दूसरा स्टेप है, ठीक है, जिस के ज़रिए हम परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस को करते हैं। इसी तरह से जो तीसरा स्टेप है वो है इनकरेजिंग द एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ सेल्फ इवॉल्वेशन। इसी तरह से मैनेजर्स क्या करते हैं, अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको इवॉल्वेट करने के लिए, अपने आप को जो है इवॉल्वेट करने के लिए इनकरेज करते हैं कि आपको जो है ख़ुद अपने गिरवान में जो है झांकना चाहिए और अपने आप के बारे में जो है सोचना चाहिए कि आया हम अपनी ज़िम्मेदारियों को जो है अमानतदारी के साथ क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ उसको निभा रहे हैं या नहीं, उसमें हम कोताही बरत रहे हैं या अपने जॉब के साथ जो है हम खयानत कर रहे हैं। तो बेसिकली जो परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस है, इसमें एक स्टेप ये भी है कि मैनेजर्स क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करते हैं, उनको जो है उनकी हौसला अफजाई करते हैं कि आपको जो है अपने आप को ख़ुद जो है जांचना चाहिए कि आया मैं अपनी कंपनी के साथ जो है मुखलिस हूँ या नहीं। इसके अलावा डायरेक्टिंग पीयर इवॉल्वेशन इफ़ यूज़, इसी तरह से अगर पीयर इवॉल्वेशन की ज़रूरत हो तो फिर पीयर्स के ज़रिए जो है एम्प्लॉयज़ को क्या किया जाता है, उनकी कारकर्दगी को क्या की जाती है, इवॉल्वेट की जाती है। कंडक्टिंग द अप्रेजल इंटरव्यू, इसी तरह से अप्रेजल इंटरव्यू एम्प्लॉयज़ से ली जाती है। इसके साथ साथ फॉलो अप विद कोचिंग और डिसिप्लिन व्हेन नीडेड, ठीक है। इसी तरह से एम्प्लॉयज़ को कोचिंग दी जाती है या उनको जो है डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि किस तरह से जो है आपने जॉब करना है, किस तरह से आपने अपनी ड्यूटी को निभानी है, ठीक है। तो ये वो स्टेप्स है जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस के दौरान जो है फॉलो किए जाते हैं, और अगर इसको फॉलो किए जाए तो फिर हमारे साथ जो रिकॉर्ड आएगी अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस
के हवाले से, ठीक है, तो वो हमारे साथ फिर क्या होगी, इफ़ेक्टिव होगी। इसी तरह से स्टेप्स टू इंश्योर दैट एन अप्रेजल सिस्टम इज़ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है, इस बात की यकीन दहानी करना कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल की जा रही है, जो एम्प्लॉयज़ की कारकर्दगी को क्या किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है या उसकी इवॉल्वेशन की जा रही है, तो ये बग़ैर किसी तासुब की जा रही है। किसी भी एम्प्लॉय में जो है फ़र्क नहीं किया जा रहा, बल्कि तमाम एम्प्लॉयज़ को जो है एक ही नज़र से देखा जा रहा है और उनमें किसी किस्म की फेवरेटिज़म, किसी किस्म की लाइक डिसलाइक या किसी किस्म के जो पर्सनल इश्यूज़ है उसको दरमियान में नहीं रखा गया है और अकॉर्डिंग टू सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर उनको जो है जज किया जा रहा है। तो इस तरह का प्रोसेस करने के लिए जो स्टेप्स हमें दरकार होते हैं, तो उसमें पहले नंबर पर हमारे साथ द अप्रेजल इज़ इन राइटिंग एंड कैरी आउट एट लीस्ट वंस अ ईयर, हमारे साथ जो इवॉल्वेशन रिकॉर्ड होगी वो रिटन फॉर्म में होगी और इसी तरह से तकरीबन 1 साल बाद जो है हम ये इवॉल्वेशन प्रोसेस को करेंगे, ठीक है। दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि द परफॉर्मेंस अप्रेजल इंफॉर्मेशन इज़ शेयर्ड विद द एम्प्लॉय, जो इंफॉर्मेशन हमने एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, उसके हवाले से हमने हासिल की होती है, तो उस इंफॉर्मेशन को हमने क्या करना होगा, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करना होगा, ठीक है, ताकि वो भी अपनी जो कारकर्दगी है उसके हवाले से जान सके, ठीक है। द एम्प्लॉय हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू रिस्पोंड इन राइटिंग टू द अप्रेजल, और इसी तरह से फिर एम्प्लॉयज़ के पास भी जो है ये मौका होता है कि वो अपने जो कारकर्दगी के बारे में उनको जो है इंफॉर्मेशन शेयर की गई होती है या उनको जो इंफॉर्मेशन दी गई होती है, तो अगर उनको जो है अपनी इस इंफॉर्मेशन के हवाले से किसी किस्म का एतराज़ हो, तो वो इसके बुनियाद पर जो है वो क्या करे, वो रिपोर्ट पेश करे या वो रिस्पॉन्स जो है या वो जवाब जो है अपने जो मैनेजर्स हैं उनको दे, ठीक है, रिटन फॉर्म में। इसके साथ साथ द एम्प्लॉय हैव अ मैकेनिज्म टू अपील द रिजल्ट ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसी तरह से एम्प्लॉयज़ के पास जो है ये हक होता है कि वो अपने परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए जो है वो क्या करे, वो अपील करे, ठीक है। इसी तरह से द एवॉल्वेटर हैज़ adequate opportunity to observe the employee job performance during the course of evaluation period, और इसी तरह से evaluation period के दौरान जो है अपने एम्प्लॉयज़ की जो जॉब परफॉर्मेंस है उसको ऑब्ज़र्व करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी एवॉल्वेटर के साथ जो है मौजूद होती है, उनके पास होती है कि वो एवॉल्वेशन पीरियड के दौरान ही जो है अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जॉब को क्या करें, उनकी जॉब परफॉर्मेंस को एवॉल्वेट करें, ऑब्ज़र्व करें। इफ़ एडिक्वाइट कंटैक्ट इज़ लेकिंग, अगर उनमें किसी किस्म की कमी हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल द अप्रेजर एंड द अप्रेज वर्क डिफरेंट शिफ्ट, ठीक है, अगर अप्रेजर जो है, जो एवॉल्वेटर है और जो जिनको एवॉल्वेट किया जा रहा होता है, अगर वो जो है मुख्तलिफ शिफ्ट में मुख्तलिफ टाइमिंग में काम कर रहे हो, तो फिर इसी तरह से अप्रेजल इंफॉर्मेशन को जो है उनको मुख्तलिफ जो दूसरे सोर्सेज है, ज़राए है, वहाँ से जो है इंफॉर्मेशन को क्या किया जाएगा, हासिल किया जाएगा। Anecdotal notes on the employee performance are kept during the entire evaluation period, और इसी तरह से जो evaluation period है, ठीक है, इसके दौरान जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है उस पर जो है एक स्टोरी जो है वो बनाई जाएगी। These notes called critical incident, और इस नोट्स को क्या कहते हैं, इन नोट्स को critical incidents कहते हैं। and discuss letter are shared with the employee during the कोर्स ऑफ द एवॉल्वेशन पीरियड, और इसी तरह से फिर इसको जो है एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कस किया जाता है कोर्स एवॉल्वेशन, मतलब एवॉल्वेशन पीरियड के कोर्स के दौरान, ठीक है। इसी तरह से एवॉल्वेटर आर ट्रेन टू कैरी आउट द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस, एवॉल्वेटर जो है इनको ट्रेन किया गया होता है कि आप लोगों ने जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल के दौरान क्या एवॉल्वेट करना है। तो जो चीज़ें उन्होंने देखनी होती है, तो उसमें पहले नंबर पर व्हाट इज़ रीज़नेबल जॉब परफॉर्मेंस, मतलब क्लाइंट की जो परफॉर्मेंस है, जो कारकर्दगी है वो कैसी है, ठीक है। हाउ टू कंप्लीट द फॉर्म, कैसे उन्होंने जो है फॉर्म को कंप्लीट करना है। एंड हाउ टू कैरी आउट द फीडबैक इंटरव्यू, उनसे फीडबैक इंटरव्यू हमने कैसी लेनी है। तो ये 3 चीज़ें जो है एवॉल्वेटर ने क्या करना होता है, देखनी होती है। द परफॉर्मेंस अप्रेजल फोकस
on employee behavior rather than on personal traits or characteristics such as initiative, attitude or personality। इसी तरह से परफॉर्मेंस अप्रेजल ने जो है किसी किस्म की जो पर्सनल ज़ात से रिलेटेड जो बातें हैं उसको जो है उसको नहीं देखनी, बल्कि अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनकी कारकर्दगी को जो है उसको ऑब्ज़र्व करना होगा, उसकी इवाल्वेशन उन्होंने क्या करनी होगी। ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड, परफॉर्मेंस अप्रेजल के फिर हमारे साथ मुख्तलिफ मेथड्स हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसमें हमारे साथ जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें पहले नंबर पर हमारे साथ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, जिसमें जो है कॉन्फिडेंशली अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जॉब के हवाले से जो है एक रिपोर्ट बनाया जाता है। ठीक है, और उसको पेश किया जाता है। इसी तरह से इसे इवॉल्वेशन है। ठीक है, क्रिटिकल इंसिडेंट हो गया, चेक लिस्ट हो गए, ग्राफिक रेटिंग स्केल ये एक मेथड है। ठीक है, जिसमें ग्राफ के बेस पर एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है उसको रेट किया जाता है। स्ट्रेट रैंकिंग हो गई और पेयर कंपैरिजन, ये हमारे साथ डिफरेंट मेथड्स है जिसके ज़रिए एम्प्लॉयज़ की जो जॉब है उसकी जो उस जॉब के दौरान वो जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो कारकर्दगी दे रही होते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है या उसकी रेटिंग की जाती है, जज किया जाता है। ठीक है, एविडेंस ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के हवाले से जो एविडेंस है, जो शवाहिद है, ठीक है, जो सबूत है। सो एविडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज़ कलेक्टेड इन सेवरल वे। किसी भी एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है तो उसके हवाले से जो शवाहिद होते हैं उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गैदर किए जाते हैं, जमा किए जाते हैं, जिसमें हमारे साथ पीयर रिव्यू आ जाती है। ठीक है, सेल्फ इवाल्वेशन आ जाती है, ग्रुप इवाल्वेशन, द मैनेजर नोट्स एंड इवाल्वेशन आ जाती है, असेसमेंट सेंटर, इसी तरह से मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड साइकोलॉजिकल रेटिंग स्केल। ये हमारे साथ डिफरेंट तरीके हैं जिसके ज़रिए हम अपने क्लाइंट की जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के जो शवायद है वो हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। अब आ जाते हैं डियर स्टूडेंट पीयर रिव्यू की तरफ। द स्टेप्स फॉर पीयर रिव्यू आर एज फॉलो। नंबर 1, द मैनेजर एंड एम्प्लॉय सेलेक्ट पेयर टू कंडक्ट इवॉल्वेशन। यूजुअली 2 to 4 पेयर्स आर आइडेंटिफाइड थ्रू अ प्री डिटरमाइंड प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैनेजर और एम्प्लॉय मिलकर क्या करते हैं, 1, 2, 3 ग्रुप को क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं कि वो एम्प्लॉयज़ की जो कारकर्दगी है उसके हवाले से क्या करे, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन को गैदर करे। इस मकसद के लिए मैनेजर और एम्प्लॉय क्या करते हैं, 2 से 4 ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, जो कि मेंबर्स पर मुश्तमिल होते हैं। इसी तरह से वो क्या करते हैं, वो फिर दूसरे जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं उनकी जो कारकर्दगी होती है उसके हवाले से इवॉल्वेशन करते हैं। दूसरा जो स्टेप है इसमें हमारे साथ एम्प्लॉय सबमिट अ सब इवॉल्वेशन पोर्टफोलियो। द पोर्टफोलियो माइट डिस्क्राइब हाउ ही और शी met objectives and or predetermined standard during the past evaluation cycle. Supporting material are included. इसी तरह से जब प्रोसेस शुरू हो जाता है तो प्रोसेस के शुरू होने के बाद जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको जो है सेलेक्ट किया गया होता है एवॉल्वेशन के लिए, तो वो अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, दूसरे एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से क्या करते हैं, उन्होंने जो एवॉल्वेशन की होती है तो उस एवॉल्वेशन पोर्टफोलियो के वो क्या कर लेते हैं, सबमिट कर लेते हैं अपने मैनेजर के साथ। फिर उस पोर्टफोलियो में जो है अपने एम्प्लॉयज़ के हवाले से उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव हासिल किए होते हैं या उन्होंने जितने ऑब्जेक्टिव्स पर काम किया होता है तो उसके हवाले से वजाहत की गई होती है, और इससे पहले उनकी जो एवॉल्वेशन साइकिल थी या उनकी जो कारकर्दगी थी उसको भी इसमें पेश किया गया होता है। ठीक है, डिटेल के साथ। तीसरा जो स्टेप है वो ये है कि द पीयर इवॉल्वेट द एम्प्लॉय। जो ग्रुप होते हैं वो एम्प्लॉय को इवॉल्वेट कर लेते हैं। दिस मे बी डन इंडिविजुअली और इन अ ग्रुप। इसको जो है इंडिविजुअली भी किया जा सकता है और ग्रुप फॉर्म में भी किया जा सकता है। इंडिविजुअल और ग्रुप देन सबमिट अ रिटन इवॉल्वेशन टू द मैनेजर, और फिर इसी
जो इंडिविजुअल या ग्रुप्स पीयर्स होते हैं वो उन्होंने जो इवाल्वेशन की होती है तो वो फिर उसको मैनेजर के साथ जमा कर लेते हैं। द मैनेजर एंड एम्प्लॉय मीट टू डिस्कस द इवाल्वेशन। इसी तरह से फिर मैनेजर और एम्प्लॉयज़ जो है जो इवाल्वेशन उन्होंने की होती है तो उसको जो है डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ। द मैनेजर इवाल्वेशन इज़ इंक्लूडेड। इसमें मैनेजर ने जो इवाल्वेट किया होता है अपने एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो भी इसमें शामिल होती है और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कमिंग इवाल्वेशन साइकिल के लिए उसको फाइनलाइज किया जाता है। फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा तरीका है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम अपने क्लाइंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से शवाहिद को गैदर करते हैं तो वो हमारे साथ सेल्फ़ इवाल्वेशन है। सेल्फ़ इवाल्वेशन ये एक ऐसा अमल है जिसमें एम्प्लॉयज़ जो है बज़ाते ख़ुद अपनी जो कारकर्दगी है उसके हवाले से क्या करते हैं, उसके हवाले से अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और अपने आप को जज करते हैं कि आया हमें जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे, हमें जो गोल्स दिए गए थे, आया उन गोल्स को अचीव करने में हमने अपना बेस्ट दिया है या नहीं। तो वो जब ख़ुद अपने आप को जज करते हैं, ख़ुद अपनी कारकर्दगी को जज करते हैं तो इस अमल को कहते हैं सेल्फ इवाल्वेशन। ठीक है, सेल्फ इवाल्वेशन हेल्प द एम्प्लॉय एग्जामाइन परफॉर्मेंस over the year and consider improvement to be made। ठीक है, it is difficult for anyone to accurately rate one's own performance, so self evaluation tend to be overly positive। ठीक है, क्योंकि अपने आप को जज करना और अपने हवाले से जो है इंफॉर्मेशन देना ये हर एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ईमानदारी वाला काम होता है कि हर इंसान जो है बिल्कुल हक और सच अपने बारे में बोले और दूसरों के सामने उसको पेश करे। ठीक है, इसी तरह से जो तीसरा मेथड है, तीसरा तरीका है वो है ग्रुप इवाल्वेशन। अनदर टेक्निक इज़ अ ग्रुप इवाल्वेशन। हेयर सेवरल मैनेजर्स आर आस्क्ड टू रैंक एम्प्लॉय परफॉर्मेंस based on job descriptions and performance standards. Usually one manager facilitates the process. Using group evaluation reduces personal bias in time, is timely and can be effective। ठीक है, ग्रुप इवाल्वेशन ये हमारे साथ दूसरा तरीका है। ठीक है, परफॉर्मेंस जो अप्रेज़ल है उसको करने की। यहाँ पर सेवरल मैनेजर जो है वो क्या करते हैं, वो एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है उसको उनके जॉब के बेस पर क्या करते हैं, उसको रैंक करते हैं, उसकी इवाल्वेशन करते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है उसके बेस पर उनकी जॉब परफॉर्मेंस की इवाल्वेशन करते हैं। ठीक है, इसमें एक मैनेजर जो है वो इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, और ग्रुप जो है ग्रुप इवाल्वेशन के ज़रिए जो है हम पर्सनल बायसेस को क्या कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो ज़ाती मसले मसाइल होते हैं तो उसको जो है हम एक साइड पर रख देते हैं और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको उनके जॉब के बेस पर हम क्या करते हैं, उनको हम इवाल्वेट करते हैं। फिर इसी तरह से मैनेजर इवाल्वेशन आ जाती है जिसमें मैनेजर जो है क्या करता है, मैनेजर जो है नर्स मैनेजर इज़ रिक्वायर्ड टू रिफ्लेक्ट ऑन अ स्टाफ मेंबर परफॉर्मेंस ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम एंड देन एक्यूरेटली इवाल्वेट इट। एक नर्स मैनेजर क्या करता है, एक नर्स मैनेजर के अंडर जितने भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं या नर्स मेंबर्स होते हैं तो वो नर्स मैनेजर क्या करता है, अपने नर्स मेंबर्स की जो परफॉर्मेंस है उसको इवाल्वेट करने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड होता है और बहुत एक लंबे अरसे पर वो पीरियड जो है वो ड्यूरेशन जो है मुश्तमिल होता है। गिवन दैट नर्स मैनेजर हैव सेवरल एम्प्लॉयज़ टू इवाल्वेट, इसमें नर्स मैनेजर क्या करता है, सेवरल एम्प्लॉयज़ को क्या करता है, इवाल्वेट करता है। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट दे फ्रीक्वेंटली फॉरगेट what an individual did several months ago or may actually confuse what one employee did with what another did। ठीक है, a useful mechanism is to use a critical incident which are report of employee behavior that are out of the ordinary in either a positive or a negative direction। ठीक है, देखिए जो 1 ईयर के पीरियड पर मुश्तमिल इवाल्वेशन होती है, इवाल्वेशन प्रोसेस होती है तो इसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि
12 मंथ ये एक बहुत लंबा अरसा होता है, ठीक है। और इस लंबे अरसे के दौरान बहुत कुछ जो है वो हो चुका हुआ होता है और इसी तरह से बहुत कुछ होने वाला होता है। तो ज़ाहिरी बात है जो मैनेजर होते हैं, जो ऑब्ज़र्वर होते हैं या जो इवाल्वेटर्स होते हैं, तो वो जो है बहुत सारी ऐसी बातें जो है वो भूल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और जो कि वो बातें बहुत ज़्यादा मायने रखती है उन एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है उसके लिए। लेकिन चूंकि मैनेजर जो है वो बातें भूल जाते हैं और फिर वो जो है सिर्फ उन्हीं बातों को याद रखते हैं जो कि रिसेंटली हुए होते हैं। सो ऐसे में जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है वो यही है कि जो मैनेजर है वो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड को क्या करे, यूज़ करे, जिसमें मैनेजर जो है वो रीसेंट इंसिडेंट के बेस पर जो है अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जॉब परफॉर्मेंस की क्या करे, इवॉल्वेशन करे। अब जो रीसेंट इंसिडेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। क्रिटिकल इंसिडेंट इंक्लूड 4 आइटम। क्रिटिकल इंसिडेंट में हमारे साथ 4 चीज़ें होती है। एक नेम ऑफ एम्प्लॉय, डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट हो गया, ठीक है। इसी तरह से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट अकर्ड, ठीक है, मतलब क्या हुआ था, क्या वाक़या पेश आया था, तो उसके हवाले से एक शॉर्ट क्या होती है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है। और इसके साथ साथ द नर्स मैनेजर कमेंट्स ऑन व्हाट ट्रांसपायर, ठीक है। और इसी तरह से उस इंसिडेंट के दौरान जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने क्या किया था और उनके हवाले से जो मैनेजर हैं उनके क्या रद्द अमल थे या उन्होंने क्या बातें की थी। तो ये 4 चीज़ें जो है हमारे साथ क्रिटिकल इंसिडेंट में क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। इलेक्ट्रॉनिक devices, index card or a small notebook are best to use because they allow notes to be taken immediately, ठीक है। इसी तरह से मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव a process whereby the supervisor and subordinates of the organization jointly identify its common objectives, define each individual major areas of responsibilities, ठीक है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है जहाँ पर सुपरवाइज़र और सबॉर्डिनेट्स, ऑर्गेनाइजेशन के जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, तो वो मिलकर क्या करते हैं, वो मिलकर ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और उस ऑब्जेक्टिव को हर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ शेयर करते हैं और इसी तरह से उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है तो वो उनको क्या करते हैं, बताते हैं। जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ गोल को इस्टेब्लिश करना, ठीक है, एक मकसद जो है वो बनाना। इसी तरह से जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है कि हर एक एम्प्लॉय ने इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए ऑब्जेक्टिव पर क्या करना होगा, काम करना होगा। इसको कहते हैं सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। फिर इसी तरह से एक्चुअल लेवल ऑफ जॉब, जो एम्प्लॉयज़ है वो किस तरीके से जॉब कर रहे हैं, किस तरीके से वो इस जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है इस पर अमल पेरा है, ठीक है। इसको हम देखते हैं। एस्टेब्लिशिंग न्यू गोल्स एंड न्यू स्ट्रेटजीज फॉर गोल्स नॉट प्रीवियसली अटेंड। ऐसे गोल जो कि पहले जो प्लानिंग थी उसमें अचीव नहीं की गई, तो उसके लिए फिर नए गोल्स और नए जो तरीके हैं उसको क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। फिर इसी तरह से हमारे साथ साइकोलॉजिकल अप्रेजल आता है। साइकोलॉजिकल अप्रेजल में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो इवॉल्वेशन करते हैं किन की, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस की। दे असेसेस एन इंडिविजुअल पोटेंशियल, ठीक है। इसमें वो क्या करते हैं, इसमें वो इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जो स्टेमिना होती है उसको क्या करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं। द अप्रेजल कंसिस्ट ऑफ इन डीप इंटरव्यूज़, साइकोलॉजिकल टेस्ट, discussion with supervisors and a review of other evaluations। फिर इसी तरह से हमारे साथ असेसमेंट सेंटर है। असेसमेंट सेंटर में क्या होता है, दिस नॉट अ टेक्निक ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल बाय इटसेल्फ, इन फैक्ट दिस इज अ सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन वेयर असेसमेंट ऑफ सेवरल इंडिविजुअल इज डन बाय एक्सपर्ट by using various techniques. These techniques use role playing, case studies etc, ठीक है। असेसमेंट सेंटर क्या है, असेसमेंट सेंटर ये हमारे ज़ात खुद एक टेक्निक नहीं है परफॉर्मेंस अप्रेजल की, बल्कि ये असल में हमारे साथ एक सिस्टम या एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर
मुख्तलिफ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की जो असेसमेंट है वो एक्सपर्ट्स करते हैं मुख्तलिफ टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। इन टेक्निक्स में हमारे साथ रोल प्लेइंग भी आ जाता है, केस स्टडीज़ भी आ जाती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसी तरह से 360 डिग्री फीडबैक। 360 डिग्री फीडबैक क्या है? 360 degree feedback is a multi-rater feedback system where an individual is assessed by a number of assessors including his boss, direct report, colleagues, internal customers and external customers, ठीक है। 360 भी फीडबैक जो है ये हमारे साथ एक मल्टी रेटर फीडबैक सिस्टम है, ठीक है। एमसीक्यूज में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज कॉल्ड मल्टी रेटर फीडबैक सिस्टम, तो वो हमारे साथ 360 डिग्री फीडबैक है, ठीक है। जहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होता है तो उस एम्प्लॉय को एक मैनेजर या एक सबॉर्डिनेट इवालुएट नहीं करता, बल्कि वहाँ पर बॉस, डायरेक्ट रिपोर्ट्स, कॉलीग, इंटरनल कस्टमर और एक्सटर्नल कस्टमर, ये सारे लोग जो है क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है उसकी इवाल्यूएशन करते हैं, ठीक है। द परफॉर्मेंस अप्रेजल इंटरव्यू। परफॉर्मेंस अप्रेजल की जो इंटरव्यू है उसमें हमारे साथ मंदरजा झील चीज़ें आती है। सबसे पहले पुट द एम्प्लॉय एट ईज। सबसे पहले एम्प्लॉय को जो है रिलैक्स किया जाता है। क्लियरली स्टेट द पर्पस ऑफ अप्रेजल इंटरव्यू। इसी तरह से एम्प्लॉय को बताया जाता है कि आपसे ये अप्रेजल इंटरव्यू क्यों ली जा रही है, इसका क्या मकसद है। गो थ्रू द रेटिंग वन बाय वन विद द एम्प्लॉय। इसी तरह से एक एक करके एम्प्लॉय के साथ इंटरव्यू स्टार्ट हुई होती है और इसके दौरान जो है वो क्या किया जाता है, उनको रीड किया जाता है। ड्रा आउट द एम्प्लॉय रिएक्शंस टू द रेटिंग। और इसी तरह से जो रेटिंग उनको दी जा रही होती है तो इस पर जो एम्प्लॉयज़ है उनका क्या रद्द अमल है, तो इसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। डिसाइड ऑन स्पेसिफिक वेज इन विच परफॉर्मेंस एरिया कैन बी स्ट्रेंथन। ऐसे ख़ास तरीके, ऐसे ख़ास मेथड जिसके ज़रिए हम अपने क्लाइंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, तो वो हम अपने एम्प्लॉयज़ को बताते हैं। इसी तरह से फॉलो अपडेट हम अपने क्लाइंट को देते हैं कि आपने नेक्स्ट बार जो है कब मिलना है, ठीक है। एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस इन द एम्प्लॉय, ठीक है। पोटेंशियल अप्रेजल प्रॉब्लम। अब वो कौन से मसाइल है जो परफॉर्मेंस अप्रेजल के दौरान जो इवाल्वेटर है उनको दरपेश आ सकते हैं, तो इसमें हमारे साथ पहले नंबर पर लीनियंसी एरर है, दूसरे नंबर पर रिसेंसी एरर है, फिर हालो एरर है, फिर हमारे साथ सेंट्रल टेंडेंसी एरर है और रिटन कमेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। लीनियंसी एरर किसे कहते हैं? लीनियंसी एरर ये असल में हमारे साथ एक ऐसा एरर होता है, एक ऐसा मसला होता है जिसमें जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ओवरऑल रेटिंग करते हैं अपने स्टाफ मेंबर्स को, ठीक है। मतलब ये है कि मैनेजर्स टेंड टू ओवर रेट देयर स्टाफ परफॉर्मेंस। दिस इज कॉल्ड लीनियंसी एरर। फॉर एग्जांपल, अ मैनेजर मे रेट एवरीवन ऑन हर और हिज स्टाफ एज अबव एवरेज, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर है, वो क्या करते हैं, उनके अंडर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो मैनेजर अपने आप को इफ़ेक्टिव मैनेजर ज़ाहिर करने के लिए, अपने आप को जो है एक काबिल मैनेजर पेश करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने अंडर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उनको जब रेटिंग कर रहे होते हैं, उनको जब इवॉल्वेट कर रहे होते हैं, तो उनके एम्प्लॉयज़ होने की बेस पर वो क्या करते हैं, उनको ओवर रेटिंग करते हैं, ठीक है। उनको जो है उनकी परफॉर्मेंस की बिना पर नहीं, बल्कि उनको अपने एम्प्लॉयज़ के बेस पर उनको क्या करते हैं, उनको रेटिंग करते हैं और इनकी जो परफॉर्मेंस है उसको रेट करते हैं, ठीक है, ताकि उस मैनेजर के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वैल्यू दूसरे मैनेजर के एम्प्लॉयज़ से क्या हो, ज़्यादा हो जाए, तो इसको कहते हैं लीनियंसी एरर। फिर इसी तरह से रिसेंसी एरर, ये हमारे साथ एक ऐसा एरर होता है जिसमें जो इवाल्वेटर होते हैं वो क्या करते हैं, यूजुअली जो इवाल्वेशन ली जाती है वो पर ईयर के लिहाज से होती है, मतलब सालाना कारकर्दगी को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि सालाना बेस पर कारकर्दगी को चेक करना ये बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल होती है, क्योंकि 12 महीने में जो रोज़ाना के बेस पर जो
हो रहा होता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है, और इन एक्टिविटीज़ के दौरान एम्प्लॉयज़ के जो रद्द अमल होते हैं उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है, उसको याद रखना और फिर जो है उसके मुताबिक जो है इवाल्यूएशन करना, ये बहुत मुश्किल होता है। सो ऐसे कंडीशन में बहुत सारे मैनेजर या इवाल्यूएटर ऐसे होते हैं कि वो अपने क्लाइंट की जो पुराने रिकॉर्ड होते हैं, मतलब मौजूदा ईयर के जो 2 महीने पहले या 5 महीने पहले या 6 महीने पहले या 8 महीने पहले उन्होंने जो कारकर्दगी दिए थे और जो बेस्ट कारकर्दगी उन्होंने पेश किए थे, तो चूँकि वो बातें जो है वो ओल्ड हो गई होती है, पुरानी हो गई होती है, तो इस वजह से कुछ मैनेजर जो है उसको इग्नोर कर लेते हैं और इवाल्यूएशन जो है वो अपने क्लाइंट की जो मौजूदा परफॉर्मेंस है इसके बेस पर की जाती है, ठीक है। और जो पहले उन्होंने बेस्ट कारकर्दगी दी होती है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है, तो इसको कहते हैं रिसेंसी एरर। फिर इसी तरह से हमारे साथ हालो इफ़ेक्ट आता है। हालो इफ़ेक्ट ये हमारे साथ एक ऐसा प्रॉब्लम है, एक ऐसा मसला है जिसमें मैनेजर अपने लाइक डिसलाइक, अपने जो लाइक डिसलाइक है, ठीक है, या फेवरेटिज़म है, इसके बेस पर क्या करते हैं, इसके बेस पर अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या करते हैं, जो परफॉर्मेंस की उनकी इवाल्यूएशन करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हालो इफ़ेक्ट कहते हैं। दिस अकर व्हेन अ मैनेजर रियली लाइक और डिसलाइक एन एम्प्लॉय एंड अलाउ देयर पर्सनल फीलिंग्स अबाउट दिस एम्प्लॉय टू इन्फ्लुएंस देयर परफॉर्मेंस रेटिंग ऑफ देम, ठीक है। हालो इफ़ेक्ट ये हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है जिसमें मैनेजर अपने जो अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनके लाइक्स और डिसलाइक की बुनियाद पर उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको इवाल्यूएट करते हैं, तो ये हमारे साथ एक तीसरा एरर आ जाता है। इसी तरह से सेंट्रल टेंडेंसी एरर क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी एरर ये हमारे साथ एक ऐसा एरर है जिसमें जो इवाल्यूएटर होते हैं वो तमाम जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, इमीडिएट करता है, उसको जो है क्या करता है, इंटरमीडिएट मतलब दरमियाना रखता है, एवरेज रखता है, जो कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा एरर है, गलती है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो बहुत ज़्यादा के डिज़र्व भी होते हैं, बहुत ज़्यादा के लिए वो क्या करते हैं, डिज़र्व भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको जो है एवरेज नंबरिंग दी जाती है, ठीक है, उनको जो है एवरेज एवेलुएट किया जाता है। इसके अलावा ऐसे भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं, काहली का शिकार हुए होते हैं और उनकी जो इवैल्यूएशन रेट है वो दरमियाना एवरेज से भी कम आती है, लेकिन फिर भी उनको जो है एवरेज रेटिंग दी गई होती है, ठीक है। तो इस तरह का जो एरर है इसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी एरर, ठीक है। इसी तरह से रिटन कमेंट प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ फिर हमारे साथ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है काउंसलिंग। काउंसलिंग किसे कहते हैं ये तो आप सब स्टूडेंट्स को पता होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इस पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं, ठीक है, और इसको हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको दोबारा ये याद आ जाए और दोबारा जो है इसको आप सही तरीके से समझ सके अगर कोई नहीं समझा हो। काउंसलिंग इज़ अ सीरीज ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद the individual which aim to offer him assistance in changing his attitude or and behavior is called counseling। कार्ल रोजर ने काउंसलिंग की जो डिफिनेशन की थी वो कुछ इस तरह से की थी कि काउंसलिंग असल में हमारे साथ ये एक ऐसा अमल होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो काउंसलर होता है वो सीरीज़ ऑफ कांटेक्ट जो है अपने क्लाइंट से करते हैं, अपने जो पेशेंट होते हैं उनके साथ जो है वक्तन फ़वक्तन कुछ मुलाकातें करते हैं, जिसका जो बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि अपने क्लाइंट की जो नेगेटिव एटीट्यूड और जो बिहेवियर है उसमें तब्दीली लाई जाए और उसको जो है बेहतरी की तरफ लाई जाए और उसमें पॉजिटिविटी को पैदा की जाए। तो इस मकसद के लिए जो काउंसलिंग की जाती है इसको क्या कहते हैं, इस जो बातचीत की जाती है, जो मीटिंग्स की जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, काउंसलिंग कहते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ काउंसलिंग, फिर हमारे साथ काउंसलिंग की अकसाम है, एक हमारे साथ डायरेक्टिव काउंसलिंग है, एक नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और एक हमारे साथ इलेक्टिव काउंसलिंग है। डायरेक्टिव काउंसलिंग को जो है प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग भी कहते हैं।
इसको जो है E.G. विलियमसन ने जो है इस कंसेप्ट को पेश किया था डायरेक्टिव काउंसलिंग की। इट इज़ काउंसलर सेंटर। इसमें जो मेन चीज़ होती है वो काउंसलर जो है असल काम जो है काउंसलर करता है, ठीक है। काउंसलर क्या करता है? द काउंसलर डायरेक्टेड द क्लाइंट टू टेक स्टेप्स इन ऑर्डर टू रिजॉल्व हिज कॉन्फ्लिक्ट। इसमें काउंसलर क्या करता है? इसमें काउंसलर जो है अपने क्लाइंट को क्या करता है, उनको डायरेक्शन देते हैं, उनको समझाते हैं कि उनको जो है क्लाइंट को जो है इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से स्टेप्स लेना चाहिए जिसके ज़रिए उनके जो मसाइल है वो क्या हो जाए, वो रिज़ॉल्व हो जाए। तो काउंसलर जो है वो क्या करता है, वो अपने क्लाइंट को डायरेक्शन देते हैं, उनको गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर हमारे साथ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है जिसको परमिसिव काउंसलिंग भी कहते हैं। इसको जो है कार्ल आर रोजर ने जो है इसके हवाले से कंसेप्ट पेश किया था। दिस स्कूल ऑफ थॉट इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ दैट ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है तो ये डायरेक्टिव काउंसलिंग के बिल्कुल अपोजिट है। डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है वो हमारे साथ काउंसलर सेंटर था, जबकि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग ये हमारे साथ एम्प्लॉय सेंटर है या क्लाइंट सेंटर प्रोसेस है, ठीक है। क्लाइंट सेंटर प्रोसेस है, ठीक है। एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज़ में ये आ सकता है कि डायरेक्टिव काउंसलिंग ये हमारे साथ क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग है या काउंसलर सेंटर प्रोसेस है। तो काउंसलर सेंटर प्रोसेस है डायरेक्टिव काउंसलिंग, ठीक है। जबकि नॉन डायरेक्टिव ये क्लाइंट सेंटर प्रोसेस है। इन दिस द काउंसलिंग इज़ द फोकस ऑफ होल काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग का जो बुनियादी मकसद होता है वो होल काउंसलिंग प्रोसेस पर जो है उस पर नज़रसानी करना होता है, जिसमें मेन फंक्शन ऑफ काउंसलर ये होता है कि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट अपने क्लाइंट के लिए बनाता है जहाँ पर क्लाइंट जो है अपना जो प्रॉब्लम है, अपना जो मसला है उसको आसानी से हल कर सके। फिर इलेक्टिव काउंसलिंग क्या है? इसको टॉन ने जो है इलेक्टिव काउंसलिंग की जो कंसेप्ट है उसको पेश किया था, जिसमें इलेक्टिव काउंसलिंग जो है ये हमारे साथ काउंसलिंग की एक ऐसी किस्म है जिसमें ना ही ये काउंसलर सेंटर होता है और ना ही ये क्लाइंट सेंटर होता है, बल्कि इसमें जो काउंसलर और क्लाइंट दोनों है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हियर द काउंसलर इज़ नेदर टू एक्टिव एज डायरेक्टिव काउंसलिंग नॉट टू पैसिव एज नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, बल्कि काउंसलर जो है वो मिडल रोल जो है वो प्ले करता है, ठीक है। वेज टू मैनेज चैलेंजिंग पर्सनल, जो तरीके हैं जिसके ज़रिए हम अपने आप को पर्सनल होने से बचा सकते हैं या पर्सनल होने से फेस कर सकते हैं, वो ये है कि हम दूसरों को सुने, इसी तरह से बिहेवियरल फीडबैक गिव क्लियर बिहेवियर के हवाले से हम क्लियर फीडबैक दें, इसी तरह से डॉक्यूमेंट पेश करें, इसी तरह से कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। सिट कंसिक्वेंसेस इफ़ थिंग डोंट चेंज, अगर चीज़ें जो है वो तब्दील नहीं हो रही, उसमें बेहतरी नहीं आ रही तो उसके पीछे क्या वजूहात है वो हम पेश करें। वर्क थ्रू कंपनी प्रोसेस के मुताबिक करें और मैनेज यूर सेल्फ टॉक, और अपनी जो बातें हैं उसको हम क्या करें, कंट्रोल करें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 11 जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।